नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है उसका जो अंतिम भाग है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे जो अपना प्राचीन भारत था उसके अंदर जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उनकी जो संवैधानिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज वाले के अंदर देखो जो हमारी है वो क्या है, टॉपिक वो है हमारा प्राचीन भारत की व्यवस्था। यानी आज का जो अपना टॉपिक मिलता है वो मिलता है प्राचीन भारत की गणतंत्र। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी आज से अपने को क्या है, 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले अपने को भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था मिलती है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर जो राजा होता था, इसके अंदर जो राजा होता था वो क्या है, अनुवांशिक नहीं होता था। यानी इसके अंदर जो निर्वाचित जो व्यक्ति होता था, यानी संस्थाओं के द्वारा जो निर्वाचित किया जाता था, जो चुना जाता था वो राजा हुआ करता था। और साथ में ही जो अपने को अपना जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य जो था, यहां का प्रत्येक व्यक्ति क्या खुद को राजा समझता था। लिच्छवी गणराज्य का प्रत्येक व्यक्ति राजा समझता था खुद को। और साथ में ही राजा की सलाह के लिए, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी उस समय हुआ करती थी। तो मैंने आपको यह बताया है कि उस समय एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी राजा को सलाह देने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे हम देखें, अब आगे अगर देखें तो जो सभा और जो संस्था होती थी ये क्या है, प्रमुख हुआ करती थी। सभा और संस्था क्या है, प्रमुख हुआ करती थी। ठीक है, इनके लिए एक निश्चित, इनके अंदर जो व्यक्ति होते थे उनके बैठने के लिए क्या एक निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्था होती थी, जिसको क्या बोलते थे, यानी बैठने की व्यवस्था को क्या बोलते थे उस समय, कोरम बोलते थे। यानी इनके जो बैठने की जो व्यवस्था होती थी उसको क्या है, कोरम बोलते थे। यानी इनकी एक निश्चित अवस्था थी कि इस जगह पे ये आदमी बैठेगा, इस पे ये बैठेगा। ठीक है, तो उस निश्चित अवस्था को क्या बोलते थे, कोरम बोलते थे। साथ में अगर आगे देखो तो साथ में जिस स्थान के ऊपर क्या सभा की जाती थी या संस्था की जाती थी तो उसको क्या बोलते थे, संस्थागार या फिर संस्थागार। तो ये थी प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपने को देखने को मिलती है। अब प्राचीन भारत की जो अपनी सामाजिक व्यवस्था थी वो किस हिसाब की थी वो अब देखेंगे। और सामाजिक जो और अपने जो सामाजिक जीवन मिलता है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या है, वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। अब अगर इसके अंदर हम पहला देखें अपने टॉपिक, यानी पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो वो अपने मिलता है वर्ण व्यवस्था। क्या मिलता है, यानी इनके सामाजिक जीवन जो था, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके अंदर पहला अपने आता है वो आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, देखो इसके अंदर क्या समाज को 4 वर्गों में या 4 भागों में विभाजित किया हुआ था। उसके अंदर देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जो अपने को 10वां मंडल जो मिलता है, इस 10वें मंडल के अंदर क्या है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का क्या है, उल्लेख अपने को मिलता है। यानी 4 वर्ण में बांटा गया है। इसके अंदर देखो पहला जो आता है वो आता है ब्राह्मण, दूसरा अपने आता था क्षत्रिय, तीसरा अपने आता है वैश्य और चौथा जो अपने आता है वो आता है शूद्र। इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसके अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके अंदर पहली जो विशेषता थी होती है वर्ण व्यवस्था। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसके अंदर 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे ये सबसे प्रमुख थे, इनका कार्य था ये गमन करवाना, इनको दान देना। ठीक है, इसके बारे में ये था। क्षत्रिय जो थे ये युद्ध संबंधी जो कार्य थे, सीमाओं की जो निगरानी थी, ये कार्य करते थे।
वैश्य जो थे ये व्यापार और वाणिज्य करते थे, और शूद्र जो आता है ये करते थे पारिश्रमिक कार्य। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना वर्ण व्यवस्था। इसी के अंदर अपना जो सेकंड आता है वो टॉपिक आता है आश्रम व्यवस्था। अब देखो आश्रम व्यवस्था के अंदर क्या था। आश्रम व्यवस्था को क्या है, 4 भागों में बांटा हुआ था, यानी व्यक्ति के जीवन को 4 भागों के अंदर बांट दिया था। ये तो मैंने बताया था कि जो संपूर्ण समाज था उसको 4 भागों में बांटा था। सेकंड अपनी आती है आश्रम व्यवस्था। इसके अंदर क्या, जो मनुष्य था उसका जो जीवन था उसको 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग कौन कौन से थे वो देखो। अब इसके अंदर जो 4 भाग मिलते हैं वो देखो। इसका जो विकास मानते हैं, ये विकास मानते हैं उत्तर वैदिक काल से, यानी आश्रम व्यवस्था का जो विकास हम मानते हैं वो मानते हैं उत्तर वैदिक काल से। जो 4 आश्रम कितने थे, 4 आश्रम के अंदर कौन कौन से देखो। पहला आता है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा अपने आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा अपने आता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो अपना आता है वो आता है संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रम क्या है व्यक्ति के जीवन में हुआ करते थे, यानी व्यक्ति के जीवन को 25-25 वर्षों के 4 भागों के अंदर बांट दिया गया था, जिनके अंदर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम अपने को मिलते। और इनका जो विकसित जो रूप है, इनका जो पूर्ण विकसित रूप अपने को मिलता है, ये अपने को सूत्रकाल व महाकाव्य काल के अंदर मिलता है। यानी मैंने आपको यह बताया था आश्रम व्यवस्था यानी व्यक्ति के जीवन को 25-25 वर्षों के अंतराल में 4 भागों में बांट देना। ठीक है, उसके अंदर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। साथ में इनका जो विकास है वो आता उत्तर वैदिक काल से, और साथ में इनका जो विकसित रूप जो मिलता है, यानी इनका जो विकसित रूप अपने को मिलता है सूत्रकार और महाकाव्य काल से। अब अगर आगे देखें, इसी के अंदर अगर आगे तीसरी विशेषता देखें तो वो आता है 16 संस्कार। इसके अंदर जो आगे जो तीसरी चीज आती है वो आती है व्यक्ति के संस्कार। संस्कार के द्वारा क्या है, जीवन का परिष्कार करना। संस्कार क्या है, व्यक्ति के जीवन में यानी जन्म से लेके मरण तक, जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है तब क्या है, संस्कार काम आते हैं। अब देखो मुख्य रूप से 16 संस्कार क्या है अपने माने जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में मुख्य 16 संस्कार अपने यहां माने जाते हैं। अब उन 16 संस्कारों के अंदर देखो, यानी संस्कार को आप ये मान सकते हो कि भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है उनको क्या है, संस्कार कहते हैं। ठीक है, या फिर मतलब व्यक्ति के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना, ठीक है, वो कहलाता है संस्कार। अब देखो जो अपने वेखानस ग्रह सूत्र जो मिलता है, वेखानस ग्रह सूत्र नामक एक ग्रंथ था, इसके अंदर अपने को 18 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। फिर देखो पाराशर बोधायन, एक वराह ग्रह सूत्र, ठीक है, और एक अपने जो स्मृति थी मनुस्मृति, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इनके अंदर अपने को उल्लेख मिलता है कि 16 संस्कार टोटल कितने थे, वो थे 19। ठीक है, उसके बाद में गौतम ग्रह सूत्र आता है। गौतम ग्रह सूत्र जो आता है इसके अंदर अपने को 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार अपने को मिलते हैं। यानी आज के समय में जो 16 संस्कार जो होते हैं ये क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन को उसकी पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो इन 16 संस्कारों के अंदर देखो जो प्रमुख जो ग्रंथ जो संस्कार आते हैं उसके अंदर देखो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन,
जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, निष्कर्मण, फिर अन्नप्राशन, फिर अपने चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म के बाद अपने आता है करणवेद। ठीक है, करणवेद के बाद में देखो विद्यारंभ, उपनयन, फिर आता है अपने विद्यारंभ, फिर उपनयन। ठीक है, उपनयन के बाद में अपने आएगा वेदारंभ, वेदारंभ के बाद में अपने आता है केशांत। ठीक है, केशांत के बाद में अपना आता है समापवर्तन, समापवर्तन के बाद में आता है विवाह, और विवाह के बाद में जो अपना अंतिम आता है वो आता है अंत्येष्टि। ये जो 16 संस्कार है ये व्यक्ति के जीवन को क्या है पूर्ण करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के साथ समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये जो है ये सारे व्यक्ति के जीवन में क्या है अपनाए जाते हैं। ये जो 16 संस्कार है वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में अपनाए जाते हैं। अब अगला जो अपना आता है संस्कार के बाद में वो आता है पुरुषार्थ की अवधारणा। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपना पुरुषार्थ की अवधारणा। पुरुषार्थ की अवधारणा, पुरुषार्थ की अवधारणा देखो वो क्या होता है, जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य अपने जीवन में करता है वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। यानी जिन आदर्शों का अनुसरण व्यक्ति अपने जीवन में करता है वो क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। अब जो पुरुषार्थ हैं, ठीक है, वो पुरुषार्थ कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। पहला आता है अपने धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा होता है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ व्यक्ति क्या है अपने जीवन के अंदर करता है। ठीक है, यानी इनकी अवधारणा, ये जो आदर्श होते हैं इनकी अवधारणाओं का क्या है अनुसरण व्यक्ति करता है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, वो क्या है पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ मैंने आपको बताया 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के अंदर अपने जो आता है वो आता है सदाचार, आचरण का जो नियम है, अनुसरण होता है वो। ठीक है, अर्थ के अंदर अगर आप देखो तो भौतिक जो संपदा होती है वो आती है। काम के अंदर जो होता है वो होता है सुविधा। वो काम अपने को किस लिए करना है, अपनी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है मोक्ष। मोक्ष जो होता है वो होता है जीवन मरण से मुक्ति। जीवन मरण का जो बंधन होता है उससे क्या व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पुरुषार्थ के बाद में अपना आता है एक ऋण व यज्ञ। ऋण व यज्ञ ये भी आता है। ये ऋण का अर्थ क्या होता है, ऋण का अर्थ होता है कर्ज। जो कर्ज होता है अपने ऊपर वो होता है ऋण। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका है, ऋषियों का भाग अपने को क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिलता है ऋण और यज्ञों के अंदर। अब आगे अगर देखो तो जो ऋषि थे, ऋषियों ने क्या है 3 प्रकार के ऋण बताए हैं। 3 प्रकार के इन्होंने ऋण बताए हैं, जिसके अंदर पहला अपने आता है पितृ ऋण, दूसरा अपने आता है ऋषि ऋण और तीसरा अपने आता है देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण क्या है अपने जो भारत के जो ऋषि है उन्होंने बताए। अब इन 3 ऋषि के अंदर देखो जो पहला पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण का अर्थ क्या होता है कि संतान की प्राप्ति करके जो पिता के जो फर्ज होते हैं, ठीक है, वो उतारना किसके द्वारा पूरा होता है, पितृ ऋण के द्वारा होता है। यानी संतान की उत्पत्ति कर, संतान की उत्पत्ति द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, उससे क्या है पितृ ऋण अपना प्राप्त हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर आता है अपना ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के अंदर क्या होता है, हमें जो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हम क्या आगे किसी और को दे, तो वो ऋण कौन सा होगा, वो होगा ऋषि ऋण। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप कह सकते हो कि जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिला है
उस ज्ञान व परंपरा का संवर्धन करने, ज्ञान व परंपरा का संवर्धन करके हम क्या है, ऋषि ऋण उतार सकते हैं। जो देव ऋण है ये हम उतार सकते हैं यज्ञ व हवन के द्वारा। यज्ञ व हवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा देव ऋण है वो उतार सकते हैं। अब अगला जो अपने टॉपिक आता है वो आता है 5 महायज्ञ। मैंने अभी आपको बताया था ऋण और यज्ञ, ठीक है। उसके बाद में जो अपने 5 यज्ञ मिलते हैं मुख्य रूप से, वो कौन कौन से होते हैं देखो। पहला जो आता है वो आता है ब्रह्म व ऋषि यज्ञ, पहला ये हो गया। दूसरा जो अपने यज्ञ आता है वो आता है देव यज्ञ, ठीक है। पहला ब्रह्म ऋषि यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, ठीक है। चौथा जो अपना आता है वो आता है भूत यज्ञ, और 5वां जो अपने आता है वो आता है नर यज्ञ। ये 5 यज्ञ क्या है, अपने को प्राचीन काल के अंदर मिलते हैं। अब ब्रह्म और ऋषि यज्ञ कौन सा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का क्या करना, अनुसरण करना या फिर अनुशीलन करना, यानी स्वाध्याय और ऋषि के विचारों को क्या है, अनुशीलन करना। अगला जो अपना आता है वो आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ के अंदर देखो देवताओं की अपने को यज्ञ करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना व हवन करना, ये आता है देवताओं के यज्ञ के अंदर। अब आता है अगला अपना जो आता है वो आता है पितृयज्ञ, ठीक है। इसके अंदर देखो माता पिता की सेवा करना और गुरुओं का आदर करना, गुरुओं का आदर करना, ये अपने आएगा पितृयज्ञ के अंदर। अगला जो आता है वो आता है भूत यज्ञ, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग जो प्राणी होते हैं, ठीक है, जो पशु पक्षी जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, भोजन करवाकर इस यज्ञ की क्या है, पूर्ति करना। यानी भूत यज्ञ जो आता है वो आता है अपने प्राणी पशु विभिन्न प्राणी पशु पक्षी जो अतिथि होते हैं उनको भोजन करवाकर संतुष्टि प्राप्त करना, वो आता है भूत यज्ञ के अंदर। अब नर यज्ञ है, ये आता है संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने को क्या करना, कार्य करना, वो आएगा हमारा नर यज्ञ के अंदर, ठीक है। तो ये अपना था पुरुषार्थ की अवधारणा, ठीक है। पुरुषार्थ की अवधारणा के अंदर मैंने आपको ऋण और यज्ञ समझा दिया। अगला जो अपना आता है अब अगला जो अपना आता है वो आता है देवता। तो देवता को क्या है, 3 भागों में बांटा है। देवताओं को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब इन 3 भागों में देखो देवता कौन कौन से हैं। पहले तो है अपने स्वर्गवासी, दूसरे होते हैं पार्थिव देवता, और तीसरे जो आते हैं वो आते हैं अपने वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय देवता, ये 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख भी अपने को क्या है, प्राचीन भारत के अंदर मिलता है। अब ये हो गया। इसके बाद में जो अपनी आएगी वो आएगी, इसके बाद में जो अपना आता है वो क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की थी वो देखेंगे। जो इन्होंने आर्थिक उपलब्धियां हासिल की थी वो आर्थिक उपलब्धियां अपने को कौन कौन सी उस समय की मिलती है। आर्थिक उपलब्धि के अंदर देखें तो उस समय के लोग कृषि,
पशुपालन, कृषि और पशुपालन, ये इनके मुख्य व्यवसाय थे। ठीक है, फिर जो व्यवसायिक जो संघ या संगठन होता था उसको गण या गणपति कहते थे। यानी उस समय जो व्यवसायिक संघ होता था उसको गण या फिर गणपति कहते थे। और अपने को उस समय की दो प्रकार की उपज के रूप में मालूम, दो प्रकार की उपज का अपने को क्या है विवरण अपने को उस समय की मिलता है। दो प्रकार की उपज क्या है, दो प्रकार की फसलें उस समय हुआ करती थी। पहली तो आती है वनई। ठीक है, ये जो वनई थी ये क्या है अपने आप पैदा होती थी। वनई जो आती थी वो अपने आप आती थी। दूसरी जो आती है वो होती है क्रस्ट। ये जो होती थी ये मेहनत करके पैदावार की जाती। वनई जो अपने आप पैदा होती, क्रस्ट जो क्या है मेहनत करके खेती करके की जाती थी। और साथ में उस समय देशी व अंतर्देशीय व्यापार भी होता था, यानी अपने देश के अंदर, ठीक है, और साथ में देश के बाहर, इस प्रकार का भी व्यापार उस समय होता था। अब आता है अपना वैज्ञानिक उपलब्धियां, यानी विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी उसके बारे में हम देखेंगे। वैज्ञानिक जो उपलब्धियां थी वो अगर देखें हम, वैज्ञानिक उपलब्धियों के अंदर अगर पहला अपना पॉइंट देखें तो वो है चिकित्सा विज्ञान। यानी चिकित्सा विज्ञान के अंदर हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी वो अगर देखें तो भारत के अंदर जो आयुर्वेद की जो परंपरा है, यानी आयुर्वेद की जो अपने को परंपरा मिलती है, आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो अपने को काफी प्राचीन समय से क्या है चिकित्सा विज्ञान के अंदर आयुर्वेद की जो पद्धति है वो अपने को मिलती है। उसके बाद में अगर देखें तो जो चरक है, जो सुश्रुत हुए और जो अपने धन्वंतरी थे, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जो थे, इन लोगों ने क्या है ये जो थे ये क्या है इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे। ये क्या है प्रमुख विद्वान हुआ करते थे इस समय के। चरक, सुश्रुत और जो धन्वंतरी है ये इस समय के प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। और इन्होंने ही क्या है, इन्होंने एक चीज और बताई थी कि अच्छे वेद के इन्होंने क्या है 6 गुण बताए थे कि एक अगर अच्छा वेद आपको पढ़ना है तो उस अच्छे वेद के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो इन्होंने 6 गुण बताए थे। वो 6 गुण देखो, विद्या, जिसको हम क्या बोल सकते हैं शिक्षा बोल सकते हैं। पहला गुण जो आता है वो आता है विद्या, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है वितर्क, यानी इस चीज के ऊपर तर्क वगैरह करना। फिर आता है विज्ञान, विज्ञान के बाद में स्मृति, यानी उस चीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी, ठीक है। उसके बाद जो आता है तत्परता, यानी फुर्तीला, और साथ में क्रिया, यानी काम से क्या है काम वो करे, ठीक है। ये अच्छे वेद के उन्होंने उस समय के 6 गुण अपने को बताए हैं। आगे अगर देखें तो आगे अपनी जो आती है वो आती है गणित। तो गणित के भी क्या है, गणित के अंदर भी हम भारत वालों ने क्या प्राचीन समय में काफी उपलब्धियां हासिल की। तो अगर आगे देखें तो गणित की जो उपलब्धियां है वो अपने को देखो क्या क्या मिलती है वो बताता हूं मैं आपको। विल्डुरैंड की जो पुस्तक है सभ्यता का इतिहास, विल्डुरैंड की अपने को पुस्तक मिलती है जिसका नाम है सभ्यता का इतिहास, ठीक है। इससे अपने को ये पता चलता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है, इस पुस्तक के हिसाब से अपने को ये पता चलता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, जिसने सभी संख्याओं को क्या है केवल 10 अंकों से क्या कर दिया था बनाना सिखा दिया था। यानी 0 से लेके 9 तक की जो संख्या थी इससे क्या है हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, ये पता चलता है विल्डुरैंड की पुस्तक सभ्यता का इतिहास से, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो वर्गमूल व
घनमूल निकालने की जो पद्धति है इसका भी आविष्कार किसने किया था? भारतीयों ने किया था। ठीक है, साथ में देखें तो त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, वर्त की अपने को परिधि जो मिलती है, ठीक है, परिधि का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और पाई का 4 तक का मान जो हो गया, ठीक है। तो ये भी अपने को कहां से मिलता है? भारत वालों से मिलता है। ठीक है, ये भी अपने को भारत वालों से मिलता है। साथ में ही इनका जो विस्तार है वो 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के अंदर आर्यभट्ट को क्या है? इनका ज्ञान था। आर्यभट्ट को क्या है? इन सब का ज्ञान हुआ करता था 5वीं शताब्दी के अंदर। आगे अगर देखें तो रेखा गणित, अंक गणित व जो अपनी बीज गणित जो आती है, रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित जो आती है, ठीक है, इनकी दृष्टि से क्या है? रेखा गणित की दृष्टि से क्या है? भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है, भास्कराचार्य का जो अपने को ग्रंथ मिलता है, भास्कराचार्य का जो ग्रंथ था लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि, उससे अपने को क्या है? पता चलता है रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित के बारे में। अब अगर आगे देखो तो जो क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है, जो क्षेत्रफल का अपने को सूत्र मिलता है वो बोधायन की जो सुल्व सूत्र है, जो सुल्व सूत्र ग्रंथ है, उससे को अपने किसका पता चलता है? क्षेत्रफल का सूत्र पता चलता है बोधायन की सुल्व सूत्र नामक ग्रंथ से। आगे अगर देखें मैथ्स के बाद में यानी गणित के बाद में जो अपनी उपलब्धि थी वो थी खगोल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। यानी खगोल विज्ञान के अंदर देखें तो जो आर्यभट्ट अपने आते हैं, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया। साथ में अपने को तारों व ग्रहों की गति की जो जानकारी मिलती है, तारों व ग्रहों की जो गति की जानकारी अपने को मिलती है वो अपने को मिलती है जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो आता है उससे अपने को तारों और ग्रहों की गति के बारे में पता चलता है। अब अगर आगे अपना देखें अंतिम टॉपिक इसके अंदर तो वो आता है भौतिक व रसायन विज्ञान। भौतिक व रसायन विज्ञान के अंदर हमारी क्या उपलब्धि थी? इसके अंदर देखो जो कणाद ऋषि जो थे, कणाद ऋषि जो अपने को मिलते हैं, इन्होंने क्या है? वैशेषिक दर्शन, इन्होंने वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन के रचयिता व अणु सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अणु सिद्धांत के प्रवर्तक। तो मैंने आपको यह बताया कि जो वैशेषिक दर्शन के रचयिता और अणु सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं कणाद ऋषि। जो कणाद ऋषि हुआ करते थे वो वैशेषिक दर्शन के रचयिता और अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उसके बाद कणाद ऋषि के बारे में एक चीज और अपने को मिलती है कि कणाद ने क्या कर दिया? पदार्थ के संघटक जो तत्व है उसके जो गुण हैं, ठीक है, इनका सिद्धांत भी क्या किया था? इन्होंने प्रतिपादित किया था। मैंने आपको यह बताया कि भौतिक व रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने क्या किया? पदार्थ के संगठन, तत्व
और उनका जो गुण है उसके सिद्धांत को भी प्रतिपादित कणाद ऋषि ने किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इनकी जो उपलब्धियां थी गणित के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के, खगोल विज्ञान में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर इनकी जो उपलब्धियां थी वो मैंने आपको अपने पहले पार्ट के अंदर आपको बताई। तो कक्षा 12 का हमारा जो पहला पार्ट है वो आज पूरा हो चुका है। ठीक है, आज का हमारा जो पहला जो पार्ट था वो हमारा पूरा हो चुका है। अगला जो अपना पार्ट शुरू करेंगे वो होगा अपना दूसरा पार्ट। ठीक है, अपने अगली वीडियो में जो दूसरे पार्ट के अंदर जो मौर्य प्रशासन है वो शुरू करेंगे। अब जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।